Assalamu alaikum, dear students and scholars. Today we are going to discuss about 10 principles of economics so that we come to know why these principles are so much important to understand the word economics. Introduction. First of all, we need to know what does mean by the word economy. The word economy comes from the Greek word oikonomos, which means one who manages a household. At first, this origin might be looking so strange, but in fact, households and economies have much in common. हाउसहोल्ड और एक जो घर है, जिस तरह से हम एक घर को मैनेज करते हैं, इसी तरह से ही सिमिलरली हम इकोनॉमी को मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि अगर जो इकोनॉमी वर्ड है वो हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउस होल्ड की जो मैनेजमेंट है इसी तरह से ही इकोनॉमी की मैनेजमेंट बनती है। जिस तरह से हाउस होल्ड को काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस करने होते हैं और उसको उन डिसीजंस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, उसको सोचना होता है। अ हाउस होल्ड फेसेस मैनी डिसीजंस, इट मस्ट डिसाइड which household members do which task and what each member receives in return. कौन सा घर का फर्द क्या काम करेगा और उसके अगेंस्ट उसको क्या रिटर्न मिलेगा। Who cooks dinner? Who does the laundry? Who gets the extra sweets at dinner? Who gets to drive the car? In short, a household must allocate its scarce resources. Scarce resources means limited resources among its various members, taking into account each member's abilities, efforts and desires. तो जब सारे हाउस होल्ड को आप डिफरेंटली जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करते हैं, फिर ये देखा जाता है कौन ज़्यादा अपनी एफर्ट्स लगाकर एफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज कर रहा है। जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसी को रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, एफिशिएंट नहीं हैं, तो आपको रिटर्न उस तरीके से नहीं मिल सकता। जैसे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि अगर कोई इंसान गरीब पैदा होता है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन अगर वो गुर्बत में ही मर जाता है तो 100% उस इंसान का ही कसूर होता है, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटीज़ को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया और उस तरीके से उस रिटर्न का वो हकदार नहीं बन सका जो कि होना चाहिए था। हाउस होल्ड के बाद हम बात करेंगे सोसाइटी। जिस तरह से हाउस होल्ड को के अंदर हमें डिसीजंस करने होते हैं, इसी तरह एक सोसाइटी को मैनेज करते हैं। सोसाइटी के बाद इकोनॉमी बन जाती है, इकोनॉमी के अंदर भी हमें वैसे ही डिसीजंस करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक अ हाउस होल्ड, a society faces many decisions. It must find some way to decide what jobs will be done and who will do them. It needs some people to grow food, other people to make clothing, and still others to design computer softwares. तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर भी हमें अपने स्कार्स रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। Once society has allocated people to various jobs, it must also allocate the goods and services they produce. जो उन्होंने goods and services produce की हैं accordingly उसकी भी allocation होती। It must decide who will eat fish and who will eat potatoes. मतलब जाहिर है जो ज़्यादा efficient होगा उसी को ही बेहतर खुराक खाने को मिलेगी और जो एफिशिएंट नहीं होगा उसको अकॉर्डिंगली उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो सिमिलरली इट सोसाइटी मस्ट डिसाइड हु विल ड्राइव अ मर्सिडीज एंड हु विल टेक द बस। तो जिस तरह से हाउस होल्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि आप डिसीजंस कर रहे हैं, इसी तरह सोसाइटीज के अंदर भी आपको डिसीजंस करने होते हैं। स्कार्सिटी, यहां पर एक वर्ड हम यूज किया करेंगे फ्यूचर में, स्कार्सिटी। Scarcity means that society has limited resources
and therefore cannot produce all the goods and services people wish to have. सारी की सारी goods और services आप produce नहीं कर सकते जो कि लोग सोचते हैं. Just as each member of a household cannot get everything he or she wants, each individual in a society cannot attain the highest standard of living to which she or he might desire. तो इस तरह से हमें हमारे चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वो रिसोर्सेज एज इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, कंट्री लेवल पे रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने बेस्ट रिटर्न क्रिएट करने की कोशिश करनी होती है. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स रिसोर्सेज. तो सोसाइटी किस तरह से मैनेज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, इसकी ओवरऑल मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं. अब हमें यह देखना है कि एक सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं. इकोनॉमिस्ट देयरफॉर स्टडी हाउ पीपल मेक डिसीजंस, हाउ मच दे वर्क, व्हाट दे बाय, how much they save and how they invest their savings. Economists also study how people interact with one another. For instance, they examine how the large number of buyers and sellers of a good together determine the price at which the good is sold and the quantity that is sold. Finally, economists analyze the forces and trends that affect the economy as a whole, including the growth in average income. Average income में जो growth है उसको economist बड़ी deeply check कर रहे होते हैं क्योंकि country की जो growth level है वहाँ से idea होती है. The fraction of the population that cannot find work यानी unemployment को, क्योंकि ये major variables हैं किसी भी economy के अंदर, तो unemployment को देख रहे होते हैं. And the rate at which prices are rising. Prices are rising means ये inflation है. Inflation भी एक major variable है किसी भी economy को उसकी growth को check करने के लिए. तो unemployment, GDP growth और inflation ये major 3 variables हैं जिसके अंदर economist का बड़ा major role होता है इन चीज़ों को determine करने के हवाले से. Now we will discuss the most important principles, 10 principles of economics. One by one we will see. Number 1, people face trade-off. We will discuss in detail all these principles in later. Number 2, the cost of something is what you give up to get it. Number 3, rational people think at the margin. Number 4, people respond to incentives. Number 5, trade can make everyone better off. Number 6, markets are usually a good way to organize economic activity. Number 7, governments can sometimes improve market outcomes. Number 8, a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Number 9, prices rise when the government prints too much money. And finally, number 10, society face a short-term trade-off between inflation and unemployment. जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 principles को मैंने 3 different colors के साथ separate किया है. जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं उसकी अगर हम हेडिंग एक कंसीडर करें, वो बेसिकली फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स कंसीडर होते हैं हाउ पीपल मेक डिसीजंस, यानी इंडिविजुअल लेवल पे लोग किस तरह से डिसीजंस करते हैं. ये फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स इसके रिलेटेड हैं, हाउ पीपल मेक डिसीजंस. एंड प्रिंसिपल नंबर 5 to 7 ये हैं हाउ पीपल इंटरेक्ट. पीपल एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे. पहले डिसीजंस के रिलेटेड है, दूसरा इंटरेक्शन के रिलेटेड है, और प्रिंसिपल नंबर 8 to 10 दैट इज रिलेटेड टू हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क.
एज अ होल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो इस तरह से सेग्रीगेशन की गई है, 10 प्रिंसिपल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम प्रिंसिपल नंबर 1 से इसकी डिस्कशन करते हैं इन डिटेल। प्रिंसिपल नंबर 1, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। देखें, अगर आपको एक काम कर रहे हैं तो आपको कोई दूसरा काम स्किप करना पड़ेगा। एक इंसान है, वो कॉलेज जाता है, एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज की क्लासेस अटेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कॉलेज में क्लासेस के दौरान वो टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर वो क्लासेस को अटेंड ना करता तो वो वही टाइम घर में, स्लीपिंग में, टीवी देखने में, कोई किसी जॉब के अंदर स्पेंड कर सकता था। तो इसका मतलब जब भी आपको एक काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई आप दूसरी चीज स्किप करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। जैसे कि आप चेक करें, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, नथिंग इज गिवन टू यू एज अ फ्री। टू गेट वन थिंग दैट वी लाइक, we usually have to give up another thing that we like. Making decisions requires trading off one goal against another. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से आपको अगर एक चीज आपको हासिल करनी है तो उसके अगेंस्ट आपको कोई दूसरी चीज गिव अप करनी पड़ती है, क्योंकि आप एट ए टाइम 2 चीजों पर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अगर आप कॉलेज क्लासेस को अटेंड करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस टाइम पे घर नहीं रह सकते, आप उस वक्त सो नहीं सकते, आप उस वक्त कोई जॉब नहीं कर सकते। तो एट ए टाइम ट्रेड ऑफ चल रहा होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दी है एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक काम कर सकता है, दूसरा काम उसको स्किप करना पड़ेगा। इसी तरह से ही अगर हम फैमिली लेवल पे देखें तो वहां पर भी आपको कुछ डिसीजंस देखने होते हैं। कंसीडर अ पेरेंट डिसाइडिंग हाउ टू स्पेंड देयर फैमिली इनकम। आप एक हाउस होल्ड की एग्जांपल ले लें, फैमिली लेवल पे उन्होंने डिसाइड करना होता है कि अपनी फैमिली इनकम को किस तरह से हम यूटिलाइज करें। दे कैन बाय फूड, क्लॉथ आर अ फैमिली वोकेशन, or they can save some of the family income for retirement or the children's college education. When they choose to spend an extra dollar on one of these goods, they have one less dollar to spend on some other good. मतलब आपने एक चीज पे अगर एक रुपया या $1 स्पेंड कर दिया तो आपके पास दूसरी चीज पे स्पेंड करने के लिए वो डॉलर कम हो गया। इसका मतलब ट्रेड ऑफ है हर चीज में। इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं आप, और फैमिली लेवल पे भी आप ट्रेड ऑफ फेस कर रहे होते हैं। इस तरह से हमें ये अंडरस्टैंड करना है, जैसे मैंने इंडिविजुअल लेवल की एग्जांपल दी है, इसी तरह फैमिली लेवल पे ट्रेड ऑफ है, इसी तरह सोसाइटी लेवल पे ट्रेड ऑफ आपको फेस करना पड़ता है। ओके, सोसाइटी लेवल ट्रेड ऑफ मींस गन्स वर्सेस बटर एंड क्लीन एनवायरनमेंट वर्सेस हाई लेवल ऑफ इनकम। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट डज मीन बाय गन्स वर्सेस बटर। गन्स मीन इफ इन अ सोसाइटी वी प्रेफर दैट वी नीड टू स्पेंड ऑन आवर डिफेंस, हमें ज्यादा अमाउंट अगर अपने डिफेंस पे लगानी है तो हमें जो कंज्यूमर गुड्स हैं जिसकी वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, हमें वहां पर लेस अमाउंट अवेलेबल होगी स्पेंड करने के लिए। या तो हम डिफेंस पे यानी गन्स पे स्पेंड कर लें, या फिर हम कंज्यूमर गुड्स मतलब बटर पे अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर दोनों में ट्रेड ऑफ है, एक वक्त में आप एक काम ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। क्लीन इन्वायरमेंट वर्सेस हाई लेवल ऑफ इनकम। क्लीन इन्वायरमेंट का मतलब है जब कंपनीज, फर्म्स अपने पास ऐसी मशीनरी यूज करेंगे जिससे पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो। जब वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए अच्छी मशीनरी या ऐसी चीजें यूटिलाइज करेंगे जिससे पोल्यूशन कम हो, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो क्या होगा, जो हाई लेवल ऑफ इनकम है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी ट्रेड ऑफ आ गया। अगर आप क्लीन इन्वायरमेंट चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
हाई लेवल ऑफ इनकम को कंप्रोमाइज करेंगे तो यहां पर सोसाइटी लेवल पे ये आपके सामने एक ट्रेड ऑफ की एग्जांपल है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं ट्रेड ऑफ के लिए, एफिशिएंसी, इक्वालिटी। Efficiency means the property of society getting the most it can from its scarce resources. Mean to say, हमारे पास सोसाइटी के अंदर scarce resources हैं, तो आप जिसमें ज्यादा एफिशिएंट होते हैं उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। Equality means the property of distributing economic prosperity uniformly among the members of society। हो गया ये कि जब आप एक चीज में या कुछ लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपके पास दूसरी जरूरियात की चीजें हैं उनके ऊपर आपका टाइम कम स्पेंड होगा, तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। तो इक्वालिटी कंप्रोमाइज होगी अगर हम एफिशिएंसी की तरफ भागेंगे, और अगर हम इक्वालिटी को देखते हैं तो फिर हमारी एफिशिएंसी लेवल डाउन होता है, वो ट्रेड ऑफ होता है। ये हमें प्रिंसिपल नंबर 1 बताता है कि पीपल इन डिसीजंस फेस ऑलवेज ट्रेड ऑफ्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड प्रिंसिपल, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। Because people face trade-offs, making decisions requires comparing the costs and benefits of alternative course of action. In many cases, however, the cost of an action is not as obvious as it might first appear. Cost of something is what you give up. मतलब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें जी एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज में क्लासेस लेता है। कॉलेज में क्लासेस लेने के अगेंस्ट उसको ट्यूशन फी बियर करनी पड़ती है, उसको बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, उसने वहां पर टाइम स्पेंड किया, तो क्या ये उसकी कॉस्ट होगी कॉलेज जाने की? हम ऐसा नहीं समझते। इकोनॉमिक्स के अंदर या फाइनेंस के अंदर बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है उसको हम उसकी कॉस्ट कंसीडर नहीं करते। हम उसकी कॉस्ट उसको कंसीडर करते हैं जो काम आप गिव अप कर रहे हैं उससे जो आपको बेनिफिट मिल सकता था, वो जो बेनिफिट होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। यानी आप स्कूल एजुकेशन हासिल करते हैं उसका आपको क्या बेनिफिट होगा? योर इंटेलेक्चुअल लेवल विल इंक्रीज, लाइफ टाइम ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट। आपको ये इसके बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, और इसकी कॉस्ट ये नहीं है जो आपने बुक्स पे पैसे लगा रहे हो, जो आप ट्यूशन फी पे कर रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो, जो आप हॉस्टल की फी पे कर रहे हो, ये इसकी कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती। इसकी कॉस्ट क्या होगी? जो आप गिव अप कर रहे हैं। मसलन आप अगर स्कूल को क्विट करें, स्किप करें, तो आप हो सकता है एक अच्छे एथलीट हूं, आप स्कूल जाने की बजाय आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, स्पोर्ट्स में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके आप नेशनल लेवल पे चले जाएं, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, तो आपको वहां से जो इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उसको आप स्किप कर रहे हैं। तो वो जो बेनिफिट आप स्किप कर रहे हैं वो एजुकेशन की कॉस्ट कंसीडर होगी। यानी जो आप गिव अप कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ समथिंग विच यू आर गेटिंग, और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो सकती है। लाइक अगर आप इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं तो उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंस रखती है। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। The opportunity cost of an item is what you give up to get that item. यानी आपने जो चीज गिव अप की है उससे जो आपको बेनिफिट मिलना था। सपोज आप एक
जॉब स्किप कर रहे हैं और दूसरी किसी जॉब में जा रहे हैं, एक जगह पर आप 60,000 अमाउंट अर्न कर रहे थे, दूसरी जगह पर आपको एक जॉब मिल रही है, उसकी अमाउंट आपको 75,000 मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक जॉब जो स्किप कर रहे हैं उससे जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरह से आप एक स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल दी, स्टूडेंट अगर स्कूल को स्किप करता है तो उसके अगेंस्ट वो कोई जॉब भी कर सकता था, जॉब करने से उसको जो बेनिफिट होना था दैट इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल नंबर 3, rational people think at the margin. What does mean by this? Economists normally assume that people are rational. Rational people systematically and purposefully do the best they can to achieve their objectives given the available opportunities. Economists use the term marginal change to describe a small incremental adjustment to an existing plan of action. Keep in mind that margin means edge. So marginal changes are adjustments around the edges of what you are doing. इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। Thinking at the margin works for business decisions as well. Consider an airline deciding how much to charge passengers who are fly standby. Suppose that flying a 200-seat plane, एक प्लेन है जी, उसमें 200 सीट्स हैं, 200 सीट्स, और ये कॉस्ट कर रहा है 100,000, राइट। अब होगा क्या कि हम पर पैसेंजर एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करें। अगर हम 100,000 को डिवाइड करें 200 से, तो हमारे पास इसकी एवरेज कॉस्ट दैट विल बी होपफुली 500, we will have a average cost per passenger. All right. One might be thinking that the airline should never sell a ticket for less than 500. यानी हमें 500 से less ticket sell नहीं करनी चाहिए. But rational airline can increase its profits by thinking at the margin. Imagine, suppose करें that a plane is about to take off with 10 empty seats and a standby passenger waiting at the gate is willing to pay 300 for a seat. एक पैसेंजर है हमारे पास, वो स्टैंड बाय हमारे पास वेट कर रहा है कि मैं $300 पे कर सकता हूँ, रुपीस पे कर सकता हूँ आपके लिए। तो क्या उस एयरलाइन को वो टिकट सेल करना चाहिए 300 पे या नहीं? ऑफ कोर्स इट शुड। क्यों? If the plane has empty seats, the cost of adding one more passenger is very small. The average cost of flying a passenger is $500. We know average cost एक passenger की 500 है. But the marginal cost is merely the cost of a bottle that the extra passenger will consume. यानी जो marginal cost है वो एक पैसेंजर के ऐड करने से मार्जिनल कॉस्ट उसकी 500 नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी आपको 100,000 बियर करनी ही करनी है। अगर आपके पास 10 सीट्स एम्प्टी हैं तो आपको एंटरटेन करना चाहिए। यहां पर यू हैव टू थिंक एट मार्जिन कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज नॉट 500। आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा पैसेंजर को एंटरटेन करने से एक एक्स्ट्रा बॉटल आप उसको सर्व कर देंगे, तो एक्स्ट्रा बॉटल की कॉस्ट और 300 कॉस्ट जब हम कंपेयर करते हैं कि हमें बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम कहते हैं पीपल, यानी रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। तो एयरलाइन को उस कस्टमर को 300 के हिसाब से एंटरटेन करना चाहिए। ये आप एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से आप डिसीजंस करते हैं, इस तरह से रैशनल पीपल
को हम बोलते हैं थिंक एट मार्जिन. Rational people often make decisions by comparing marginal benefits and marginal cost. आपको एवरेज कॉस्ट नहीं कंपेयर करनी होती, आपको मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट से कंपेयर करके आपको डिसीजन करना होता है. A rational decision maker takes an action if and only if the marginal benefit of action exceeds the marginal cost. It is the rule that will give you benefit when you think at margin. Number 4, people respond to incentives. An incentive is something, punishment or reward, that induces a person to act, because rational people make decisions by comparing cost and benefits. They respond to incentives. We have already discussed how the people make decisions by comparing marginal cost and marginal benefits. Incentives play a central role in the study of economics. One economist went so far as to suggest that the entire field could be summarized as simply people respond to incentives. This is very important rule. We can understand this rule with the help of an example. For example, when the price of an apple rises, people decide to eat fewer apples. एक एप्पल की प्राइस बढ़ने से लोग क्या डिसाइड करेंगे? लोगों के लिए इंसेंटिव क्या है कि वो कम एप्पल यूज करें. एट द सेम टाइम एप्पल आर्चर्स डिसाइड टू हायर, मीन टू से एप्पल प्रोड्यूसर्स डिसाइड टू हायर मोर वर्कर्स एंड हार्वेस्ट मोर एप्पल्स. यानी अगर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से इंसेंटिव को देखें तो वो जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस करने की बात करेंगे. लेकिन अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या करेंगे? उनके लिए इंसेंटिव क्या है कि वो कम एप्पल यूटिलाइज करें. इन अदर वर्ड्स, अ हायर प्राइस इन अ मार्केट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर बायर्स टू कंज्यूम लेस and an incentive for sellers to produce more. As we will see, the influence of prices on the behavior of consumers and producers is crucial to how a market economy allocates scarce resources. तो ये बड़ा important है अंडरस्टैंड करना कि हमेशा जो रैशनल पीपल हैं वो इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्ड करते हैं. अच्छा जी, पॉलिसी मेकर्स के हवाले से देखें. अगर कोई पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाते हुए इंसेंटिव्स को इग्नोर कर जाएं तो वो जो पॉलिसी बनाई जाती हैं उनके बड़े बैड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. सपोज आप जानते हैं कि एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर सीट बेल्ट आपको हर गाड़ी में नजर आता है. आज से 60-70 इयर्स बैक चले जाएं तो सीट बेल्ट हर गाड़ी में नहीं हुआ करते थे. इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिसी मेकर ये इंश्योर कर दे कि जी सीट बेल्ट के बगैर ही गाड़ी को बनाया जा सकता है, एक पॉलिसी जनरेट कर दी जाए, तो ये लोगों की सेफ्टी के हवाले से एक बैड पॉलिसी है. इसके अंदर इंसेंटिव नहीं है, यानी लाइफ सेविंग इंसेंटिव नहीं है. तो ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए जब हम इंसेंटिव्स को इग्नोर कर देते हैं तो वो बैडली फेल हो सकती हैं. So finally it has been concluded that people respond to incentives. Okay, now we will discuss principle number 5. Trade can make everyone better off. As we have discussed earlier, that principle number 5, 6 and 7 is related to how people interact. Trade can make everyone better off. You may have heard on the news that the China and USA are competitors in the world economy. In some ways, this is true because American and Chinese firms produce many of the same goods. Companies in the United States and China compete for the same customers in the markets for clothing, toys, solar panels, automobile tires,
and many other items as we know. तो अगर चाइना और यूएसए आपस में कंपेटिटर्स हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनको आपस में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. Yes, it is easy to be misled when thinking about competition among countries. ये एक ऐसा कंपटीशन है, ये कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं है कि जिसमें एक विन करेगा दूसरा लूज करेगा. Trade between the United States and China is not like a sports contest in which one side wins and the other side loses. In fact, the opposite is true. Trade between two countries can make each country better off. दोनों कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड है वो उनको मजीद बेहतर बनाएगी. ये एक ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें एक लूज करेगा और एक विन करेगा. ये हमें प्रिंसिपल नंबर 5 बताता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज इज बेटर ऑफ. ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ. जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप बेसिकली विन कर रहे होते हैं, आप बेटर ऑफ हो रहे होते हैं, आप लूज नहीं कर रहे होते. इट्स मीन कि हमें इकोनॉमिक्स ये सिखाती है, प्रिंसिपल नंबर 5 हमें ये बताता है कि ट्रेड आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही होती है, आपको लॉस की तरफ नहीं लेके जा रही. हम कंट्री लेवल पे सोच रहे थे कि दो कंट्रीज जो हैं आपस में ट्रेड करते हैं तो वो उनके लिए बेटर है. You can see with the help of an example at family level. Consider how trade affects your family. When a member of your family looks for a job, he competes against members of other families who are looking for a job. एक आपका फैमिली मेंबर है वो जॉब के लिए सर्चिंग में है, तो दूसरी फैमिलीज के लोग भी डेफिनेटली जो उसी जॉब के लिए सर्चिंग में होते हैं. फैमिलीज आल्सो compete against one another when they go shopping because each family wants to buy the best goods at the lowest price. In a sense, each family in an economy competes with all other families. Despite this competition, your family would not be better off isolating itself from all other families. इस कंपटीशन के बावजूद आप अपनी फैमिली को आइसोलेट कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है. If it did, your family would need to grow its own food, make its own clothes, and build its own home. Clearly, your family gains much from its ability to trade with others. ये कंफर्म है कि आप अगर ट्रेड करते हैं तो वही आपके लिए बेनिफिट है. आप एक इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन के अंदर रहते हुए ट्रेड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल होता है. ये फाइनल है कि ट्रेड की वजह से आप बेटर ऑफ होते हैं, आप बेहतरी की तरफ जाते हैं. Alright students, now we will discuss about principle number 6, that is markets are usually a good way to organize economic activity. Economic activity को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मोस्टली टू मेथड्स हैं, टू वेज हैं जो यूज किए जाते हैं. नंबर 1, कम्युनिज्म के थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी कंट्री के अंदर मैनेज कर सकते हैं, या मार्केट इकोनॉमी के थ्रू. अब ये कम्युनिज्म में क्या होता है और मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं. मोस्टली इन द कंट्रीज वेयर कम्युनिज्म हैज बीन फॉलोड, कम्युनिस्ट कंट्रीज ऑपरेटेड ऑन द बेसिस दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर इन द बेस्ट पोजीशन टू एलोकेट द इकोनॉमीज स्कार्स रिसोर्सेज. मीन टू से कम्युनिज्म के अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वही इकोनॉमी के अंदर जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से एलोकेट कर सकते हैं. दीज सेंट्रल प्लानर डिसाइडेड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज वर प्रोड्यूस्ड, हाउ मच वाज प्रोड्यूस्ड एंड हु प्रोड्यूस्ड, एंड कंज्यूम्ड दीज गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि सेंट्रल प्लानर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन यूज करेगा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही डिसाइड करते हैं. अब ये थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट के पीछे थ्योरी क्या है? द थ्योरी बिहाइंड सेंट्रल प्लानिंग वाज दैट ओनली द गवर्नमेंट कुड ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी
in a way that promoted economic well-being for the country as a whole. यानी कि थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही अच्छे तरीके से लोगों की वेल बीइंग के हवाले से काम कर सकती है, लोग खुद से इसमें इन्वॉल्व होकर ये काम नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये तो था कम्युनिज्म के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करना। सेकेंड वे है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी। इन अ मार्केट इकोनॉमी the decision of a central planner are replaced by the decisions of millions of firms and services। मतलब जो सेंट्रल प्लानर ने डिसीजंस करने होते हैं वो डिसीजन हम रिप्लेस कर देते हैं। कौन वो डिसीजन करता है? वो फर्म्स एंड हाउस होल्ड खुद से डिसीजन करते हैं। वो खुद से डिसाइड करते हैं व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस, व्हाट दे वांट टू डू एंड होम these things, goods or services will be used or consumed। तो इस तरह से मार्केट इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर फर्म्स खुद से, हाउस होल्ड खुद से डिसाइड कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन द सोवियत यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप इन द लेट 1980s and early 1990s was one of the last century's most transformative events। सेकेंडली यानी लास्ट सेंचुरी की जो मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि क्या हुआ, कम्युनिज्म से मार्केट इकोनॉमी की तरफ जो शिफ्ट हुए, ये मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स थे। अब मार्केट इकोनॉमी क्या है? इन अ मार्केट इकोनॉमी द डिसीजंस ऑफ अ सेंट्रल प्लानर आर रिप्लेस्ड बाय द डिसीजंस ऑफ मिलियंस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि कम्युनिज्म के अंदर सेंट्रल प्लानर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा होता है, सेंट्रल प्लानर की बजाय हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द डिसीजंस ऑफ मिलियन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट, फर्म्स डिसाइड होम टू हायर एंड व्हाट टू मेक, यानी कि फर्म्स एंड हाउस होल्ड खुद से डिसाइड करेंगे। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय देयर विद देयर इनकम्स। These firms and households interact in marketplace। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्म्स एंड हाउस होल्ड है वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं इन द मार्केट प्लेस वेयर प्राइसेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट, दो चीजें हमारे पास हमें हमारे डिसीजंस को गाइड करती हैं। प्राइसेस और सेल्फ इंटरेस्ट गाइड देयर डिसीजंस। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की, और जो आपका अपना इंटरेस्ट है उसी की बेस पर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो। एडम स्मिथ ने भी अपनी बुक में, जो कि बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, उसके अंदर उसने भी यही कहा है कि जो इनविजिबल हैंड्स होते हैं, जब फर्म्स एंड हाउस होल्ड मार्केट के अंदर इंटरेक्ट करती हैं तो वो इनडायरेक्ट फोर्सेस कुछ जनरेट होती हैं जो कि खुद से ही लोगों की वेल बीइंग के लिए काम कर रही होती हैं। वही फोर्सेस जो है वो बेस्ट है अपने आउटकम को हासिल करने के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए, बजाय इसके कि सेंट्रल प्लानर इसके ऊपर काम करे, सारी डिसीजन मेकिंग उसके थ्रू हो। ज्यादा बेहतर यह है कि जो मार्केट इकोनॉमी है, जो फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स हैं, वो खुद से मार्केट में इंटरेक्शन के थ्रू, एक इनविजिबल हैंड्स के थ्रू अपने डिसीजन मेकिंग और अपनी वेल बीइंग के ऊपर काम करें। और स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल नंबर 7, गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स इंप्रूव मार्केट आउटकम्स। जैसे कि हम प्रिंसिपल नंबर 6 में पढ़ के आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मार्केट इकोनॉमीज के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल नंबर 7 में हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैन सम टाइम इंप्रूव। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट इज सो ग्रेट, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? क्वेश्चन ये है कि अगर इनविजिबल हैंड जो मार्केट को बड़े अच्छी तरह से डिराइव कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहते हैं? One reason we need government is that the invisible hand can work its magic only if the government enforces the rules and maintain the institutions that are key to a market economy।
देखें गवर्नमेंट के अंदर जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए जरूरी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट इकोनॉमीज नीड इंस्टीट्यूशंस टू इन्फोर्स प्रॉपर्टी राइट्स सो इंडिविजुअल्स कैन ओन एंड कंट्रोल स्कार्स रिसोर्सेस। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट की कोर्ट्स हैं, जो पुलिस है, वो आपकी राइट्स को, प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए होना उनका जरूरी है। तो इस हद तक जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, तो जो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के रूल से हमें ये पता चल रहा है कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वो किस हद तक मार्केट के अंदर होनी चाहिए। वन पर्पज ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स इज टू रिफाइन योर व्यू अबाउट द प्रॉपर रोल एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इन रूल से हमें यह पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो किस हद तक होनी चाहिए। अब आप फॉर एग्जांपल एक चीज को समझते हैं कि एक फार्मर है जो कि अपनी फसल उगवाता है, जो कि क्रॉप करता है, तो अगर उसको ये लगेगा कि अगर मैं फसल प्रोड्यूस करने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद अगर उसकी गंदम चोरी हो जाएगी तो वो क्यों प्रोड्यूस करेगा? चोरी होने के बाद उसको कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है, पुलिस उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है, कोर्ट्स उसकी हेल्प नहीं कर रहे। तो यहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होना जरूरी है ताकि वो फार्मर को प्रोटेक्ट करे। एक रेस्टोरेंट है वो अपने कस्टमर को मील सर्व इसलिए करेगा कि उसको ये जब तक यकीन ना हो कि भाई एट द एंड कस्टमर उनको पेमेंट करेंगे। अगर कस्टमर उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे कि हम आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये यहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होना जरूरी है। There are few reasons we need government is that the invisible hand can work its magic only if the government enforces the rules and maintains the institutions that are key to a market economy। यानी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने ज़्यादा आपके कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इतना ही अच्छा आपकी जो मार्केट के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करना होता है, और उसी से ही आपकी जो इकोनॉमिक वेलबींग होती है। प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या चाहिए जी? हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। अगर आपके प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आप लोग मार्केट इकोनॉमी के अंदर आप लोग अपनी आउटकम को हासिल नहीं कर सकते। आप जो आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या रोल होना चाहिए? चेंज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट पीपल वुड चूज ऑन देयर ओन टू प्रमोट एफिशिएंसी और टू प्रमोट इक्वालिटी। अब गवर्नमेंट का रोल है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में वहां जाके इंटरवीन करे जहां पर जरूरत है, जहां पर एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है और इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। पहले मैं एफिशिएंसी की एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। When we are talking about efficiency, for example, if everyone in town needs water but there is only one well, उस पूरे टाउन में एक ही कुआं है, the owner of the well is not subject to a very high competition. There is no competition in the town with which the invisible hand normally keeps self-interest in check. She may take advantage of this opportunity by restricting the output of water so she can charge a higher price। मतलब उस वेल का जो ओनर है वो हायर प्राइस चार्ज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। ऐसी कंडीशंस के अंदर एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी होता है। अगर ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाया जा सकता। आप होपफुली यू गेट माय पॉइंट कि व्हेन गवर्नमेंट शुड बी देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की। देखिए, एक जो बास्केटबॉल प्लेयर है और एक वर्ल्ड्स बेस्ट चेस प्लेयर है,
तो क्या होगा इन दोनों की, इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है कि जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो ज्यादा अर्न करेगा, क्योंकि लोग बास्केटबॉल का मैच देखने के लिए ज्यादा पेमेंट करने के लिए एग्रीड हैं एज कंपेयर टू चेस मैच को देखने के लिए। अब होगा क्या, यहां पर गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एवरीवन हैज सफिशिएंट फूड, गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट एवरीवन हैज सफिशिएंट फूड, डिसेंट क्लॉथिंग एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर। इन सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट का यहां पर रोल आता है कि ठीक है, एक बंदा ज्यादा अर्निंग कर रहा है, दूसरा कम अर्निंग कर रहा है, इवन दो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इस तरह से होना चाहिए कि वहां पर इक्वलिटी क्रिएट करे, ताकि सब लोगों को जो सर्विसेज हैं वो इक्वल लेवल पर प्रोवाइड की जा सके। Alright students, as we know that our last three principles related to how the economy as a whole works. We have discussed in the beginning that there are three parts of the all 10 principles of economics. So these last three principles related to how the economy as a whole works. Principle number 8, a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Definitely जो standard of living of people है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। आर्ली बेसिस पे आप समझ लें, डेली बेसिस पे आप समझ लें, जब आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी इनकम ज्यादा होगी, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। The differences in living standards around the world are staggering. In 1997, the average American had an income of about $29,000. In the same year, the average Mexican earned $8,000 and the average Nigerian earned $900. Not surprisingly, this large variation in average income is reflected in various measures of the quality of life. Definitely ये जो income का difference है, जो quality of life के ऊपर effect आएगा इसका। Citizens of high income countries have more TV sets, more cars, better nutrition, better healthcare and longer life expectancy than citizens of low income countries. और ये बहुत बड़ा लिविंग स्टैंडर्ड का एक वेरिएबल है कि आप किस तरह से जज करेंगे कि किसी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है या बेहतर है या बुरा है। तो आप देखते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोगों की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये एक मेजर चीज़ है चेक करने के लिए लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी तो ही आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को अच्छी खुराक मिली है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज अच्छी हैं, तभी जाके लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है। What explains large differences in living standards among countries over time? The answer is surprisingly simple. Almost all variation in living standards is attributable to differences in countries' productivity. Definitely productivity पर depend कर रही है आपका living standard. That is the amount of goods and services produced by each unit of labor input. यानी एक लेबरर आपका कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट माइट बी ऑन आवर्ली बेसिस और डेली बेसिस। In nations where workers can produce a large quantity of goods and services per hour, most people enjoy a high standard of living. In nations where workers are less productive, definitely what will happen? Most people endure a more meager existence. It means the people will be poorer. The poverty level will exist over there. Similarly, the growth rate of a nation's productivity determines the growth rate of its average income. Productivity ही determine करती है कि आपके average income में कितनी growth होगी। जितनी ज़्यादा productivity होगी उतना ही ज़्यादा आपकी average income जो है वो grow करेगी। 9. Prices rise when the government prints too much money. यानी जब government बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर देती है और इसी तरह जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंट्री को जो गवर्नमेंट होती है उसको मनी प्रिंट करने के लिए उसके पास कुछ गोल्ड के रिजर्व्स होने चाहिए उसी के इक्वल,
लेकिन कुछ कंट्रीज जो है वो विदाउट हैविंग रिजर्व्स इन गोल्ड वो टू मच मनी अगर प्रिंट करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर इन्फ्लेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब प्राइसेस ज्यादा राइज होंगी। जैसे कि इन जनवरी 1921 a daily newspaper in Germany cost 0.30 marks. Less than 2 years later, almost 2 साल के बाद, in November 1922, the same newspaper cost 70 million marks. अब चेक करें कि डिफरेंस कितना है। 0.30 से 70 मिलियन पे वो कॉस्ट, न्यूज़पेपर की कॉस्ट चली गई। All other prices in the economy rose by similar amounts. This episode is one of the history's most spectacular example of inflation, an increase in the overall level of prices in the economy. What causes inflation? In almost all cases of large or persistent inflation, the culprit is growth in the quantity of money. यानी जब आप क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर देते हैं, जब आप जो करेंसी है उसको आप प्रिंट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन के चांसेस होते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट क्रिएट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द नेशंस मनी, द वैल्यू ऑफ द मनी फॉल्स। अब आप इसकी एग्जांपल्स, इसको थोड़ा सा एम्पिरिकली देखते हैं। In Germany in the early 1920s, when prices were on average tripling every month, the quantity of money was also tripling every month. मतलब जितनी quantity of money बढ़ रही थी उतनी ही जो है ना prices increase हो रही थी। Although less dramatic, the economic history of the United States point to a similar conclusion. यानी यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री के अंदर भी हमें यही जो है ना empirics मिल रहे हैं। The high inflation of the 1970s was associated with rapid growth in the quantity of money, and the return of low inflation in 1980s was associated with slower growth in the quantity of money. यानी कि जब quantity of money की growth कम है तो inflation भी कम है, prices भी कम है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जितनी ज़्यादा prices जो गवर्नमेंट है वो प्रिंट करेगी मनी, उतनी ही ज्यादा प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही। ओके, ऑलराइट, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल नंबर 10। सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल नंबर 9 को देखा, जिसके अंदर अगर आप टू मच मनी प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। लेकिन इन द शॉर्ट रन देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट यानी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। ट्रेड ऑफ इन दोनों के दरमियान वो कैसे है जी? लेट्स सी इट। अ हायर लेवल ऑफ प्राइसेस इज इन द लॉन्ग रन द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी। जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि हायर लेवल ऑफ प्राइसेस लॉन्ग रन में उसका वो किस चीज की वजह से हो रही है? इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी, जो कि हमने प्रिंसिपल नंबर 9 में देखा। द शॉर्ट रन स्टोरी इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल, लाइक मोस्ट इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब द शॉर्ट रन इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी इंजेक्शंस एज फॉलोज। Increasing the amount of money in the economy stimulates the overall level of spending. मतलब जब क्या होगा, अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीज होगी, वो क्या करेगी? ओवरऑल लेवल ऑफ स्पेंडिंग बढ़ा देगी, एंड दस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल आल्सो इंक्रीज। हाई डिमांड may over time cause firms to raise their prices. क्या होगा जी? जब डिमांड बढ़ेगी तो फर्म्स क्या करेंगी? प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी। बट इन द मीन टाइम इट आल्सो इनकरेजेस देम टू हायर मोर वर्कर्स। जब ज्यादा, जाहिर है जी, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी है तो ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है। जब ज्यादा वर्कर्स हायर होंगे एंड प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब ज्यादा वर्कर्स हायर करेंगे आप, इसका मतलब है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ।
यानी कि ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. मोर हायरिंग मीन्स लोअर अनएम्प्लॉयमेंट. सो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती है, इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमीज के लिए इन्फ्लेशन अच्छी चीज है. हालांकि मोस्टली हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन इज अ बैड थिंग, लेकिन टू मच इन्फ्लेशन इज अ बैड थिंग डेफिनेटली, बट द लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन is a good for economies. Alright student, at the last we will discuss and we will conclude what will be the summary of all these 10 principles. First of all, we will discuss about first 4 principles. The heading of first 4 principle is how people make decisions. The fundamental lesson about individual decision making are that people face trade-offs among alternative goals. ये हमने पहला रूल पढ़ा था. That the cost of any action is measured in terms of foregone opportunities. जो आप चीज छोड़ देते हो उसी को हम cost of any action बोल रहे होते हैं. ये हमने सेकंड रूल पढ़ा था. That rational people make decisions by comparing marginal cost and marginal benefits. ये हमने थर्ड डिसीजन पढ़ा था. And that people change their behavior in response to the incentives they face. That was our principle number 4. तो ये चारों प्रिंसिपल्स की एक समरी बना दी है और इसकी हेडिंग होगी हाउ पीपल मेक डिसीजंस. ओके, नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स. द फंडामेंटल लेसन्स अबाउट इंटरेक्शंस अमंग पीपल आर द ट्रेड एंड इंटरडिपेंडेंस कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल. ये हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल था नंबर 5. दैट मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी अमंग पीपल. बिल्कुल ठीक, ये भी हमने पढ़ा है. एंड दैट द गवर्नमेंट कैन पोटेंशियली इंप्रूव मार्केट आउटकम्स बाय रिजॉल्विंग अ मार्केट फेलियर. यानी मार्केट फेलियर को रिजॉल्व करना है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से, और बाय प्रमोटिंग ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वालिटी, या फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इस हद तक होनी चाहिए कि वो एफिशिएंसी को बढ़ाए और इक्वालिटी को बढ़ाए. तो यहां तक तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ठीक है, ये रूल भी हमने पढ़ा है. उसके बाद जो लास्ट 3 हमारे प्रिंसिपल थे उसकी समरी कुछ इस तरह से है. द फंडामेंटल लेसन्स अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल आर द प्रोडक्टिविटी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स. डेफिनेटली जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. That growth in the quantity of money is the ultimate source of inflation. जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के भी चांसेस हैं. एंड दैट लास्ट वन इज सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है उतनी ही लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होता है. तो इस तरह से ये एक समरी है अबाउट द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. थैंक यू वेरी मच.